My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 71। तो क्या हुआ? तुम्हारे शिष्य ने मेरे शिष्य को जान से मारने की कोशिश की। तोड़ो। आपके बेटे के साथ भी यही मामला था। मैं उन्हें सबक सिखाने के बाद जाने वाला था। अगर आप नहीं आते तो मैं पहले ही अपने रास्ते पर निकल चुका होता। तोड़ो। तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई। तुम्हें पता है मेरा समय कितना कीमती है। तोड़ो। इतना ही नहीं, तुमने मेरे प्यारे पालतू जानवर को मारने की कोशिश भी की। तोड़ो। तुम्हें पता है कि मेरे शिष्य के सामने अभिनय करना कितना मुश्किल था। तोड़ो। क्या आप उन विकल्पों को पूरा करने के मेरे दर्द को समझ सकते हैं? तोड़ो। तो क्या हुआ अगर मैंने एक घटिया किताब को घटिया कह दिया? क्या उन्हें इतना नाराज होना जरूरी था कि वे मुझे यहां घसीट कर ले आए? तोड़ो। जब मुझे यहां लाया गया था तब तो मेरा प्रमोशन भी तय था। मैं अभी बिना वेतन के छुट्टी पर हूं। क्या आप जानते हैं कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है? तोड़ो। क्या आपको पता है कि मेरी परफेक्ट अटेंडेंस पर कितना असर पड़ रहा है? तोड़ो। 3 साल पहले एरन अपने दिल की सारी निराशा निकालते हुए असुरा संप्रदाय के गुरु का सिर लगातार पीटता रहा। बात इस दुनिया से जुड़ी चीजों से शुरू हुई और जल्द ही वह ऐसी चीजों के बारे में बात करने लगा जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। संप्रदाय के गुरु को एरन की आधी बातें भी समझ नहीं आ रही थी। अगर वह समझ पाता तो वह एक और घूंट खून खांस देता। वह शायद पूछता, अगर 3 साल पहले आपका फोन गिर गया था और आपको उसका बैक ग्लास बदलवाने के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ी थी, तो उससे मेरा क्या लेना देना है? आप इसके लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? उसे इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी कि उसकी अमर काया के बावजूद भी दर्द असहनीय था। वह और सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। उसका चेहरा पहचान से परे हो गया था। एरन वहां खड़ा था। मास्टर की बेहोश अवस्था को देखकर वह अचंभित था। मेरी पीड़ा सुनकर ही तुम बेहोश हो गए? मेरी हालत के बारे में सोचो। तोड़ो। पापा। एक युवक खिड़कियों के पास खड़ा था। बाहर का दृश्य देखकर वह भयभीत हो गया था। उसने युवराज को मरते हुए देखा था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि दानव संप्रदाय का कोई वरिष्ठ सदस्य इतना पागल हो सकता है। जब उसके पिता वहां पहुंचे तो उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या उसके पिता को भी उसकी आंखों के सामने पीटा जा रहा था? यह असंभव था। मेरे पति वाकई कमाल के हैं, है ना? वह भयभीत होकर अपनी जगह पर जम गया। लेकिन तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी जिससे वह अनजाने में ही पीछे मुड़ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे वहां एक खूबसूरत महिला खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। उसकी खूबसूरती को छुपाना नामुमकिन था। बस एक झलक से ही उस युवक को लगा मानो वह पूरी दुनिया को भूल गया हो। उसके पिता की पिटाई हो रही थी। तो क्या हुआ? किसी की मौत हो गई? तो क्या हुआ? उसके लिए तो बस सामने खड़ी महिला ही मायने रखती थी। वह प्यार में था। और यह कोई साधारण प्यार भी नहीं था। वह उसके लिए पूरी तरह से दीवाना था और वह जो भी करने को कहती वह करने को तैयार था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कृपया मेरी बन जाओ। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मेरी जिंदगी से ज्यादा? तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? उस आदमी ने भावहीनता से सिर हिलाया। वह होश में नहीं था। वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। तो फिर खुद को मार डालो। शिव यिंग ने युवक को एक खंजर थमा दिया। बिना किसी झिझक के युवक ने खुद को चाकू मार लिया। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। सीने से खून बह रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके मन में बस एक ही बात थी। उसके मन में उस महिला के लिए प्यार भरा था। खून बहने से उसकी दृष्टि इतनी कमजोर हो गई कि वह खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मरते समय भी वह बस उस परी जैसी दिखने वाली आकृति को एक बार फिर से देखने के बारे में सोच रहा था। और फिर उसने कहा कि मेरी बिल्ली खो गई। क्या आप उस चुड़ैल पर विश्वास कर सकते हैं? तोड़ो। एरन द्वारा संप्रदाय प्रमुख की खोपड़ी को चकनाचूर कर देने से शहर एक बार फिर कांप उठा। उसकी ताकत उस सीमा से कहीं अधिक बढ़ गई थी और यह सब रहस्यमय शक्ति के पेंडेंट की बदौलत हुआ था। शिव यिंग एरन के पीछे प्रकट हुई। उसने देखा कि वह आदमी पहले ही मर चुका था। उसे यकीन नहीं था कि उसकी मौत सदमे से हुई, खून की कमी से हुई या शर्मिंदगी से। ऐसा लगता है कि वह पहले ही मर चुका है। मुझे पता है। तोड़ो। एरन ने उस आदमी की खोपड़ी को फिर से चकनाचूर कर दिया। हालांकि उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में असुर संप्रदाय के गुरु को मार डाला है। शक्ति का वह लट्टू सचमुच उसकी कल्पना से परे था। यह एक ऐसा खजाना था जिसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। उसे यकीन नहीं था कि वह इस पेंडेंट से किसी ओवरलॉर्ड को हरा पाएगा। पेंडेंट का इस्तेमाल करने पर उसकी ताकत किसी भी ओवरलॉर्ड से कहीं ज्यादा बढ़ जाती थी। दुर्भाग्यवश एक अधिपति के पास उसे मारने के कई तरीके थे। सुरक्षा की थैली के बिना, भले ही उसके पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, वह कुछ खास नहीं कर सकता था। ओवरलॉर्ड्स असुर संप्रदाय के मास्टर की तरह शारीरिक रूप से शक्तिशाली योद्धा नहीं थे। मुझे यह भी पता है कि वह मर चुका है।
उसकी मृत्यु मात्र 1 मिनट बाद ही हो गई। लेकिन उसने मुझे शक्ति का पेंडेंट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। अगले 4 मिनट तक मैं क्या करता? उसने शिव यिंग को यह नहीं बताया कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वह ऊब गया था और इस पेंडेंट के उपयोग का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता था। दूसरी बार इस्तेमाल करने पर उसके पास 5 मिनट का समय होता था। वह इस समय को भविष्य के लिए बचा नहीं सकता था। इसलिए समय बिताने के लिए उसके पास इस तरह का कुछ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। साथ ही वह यह भी देखना चाहता था कि इस आदमी की खोपड़ी तोड़ने में कितना समय लगता है। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन सब के बाद भी उस व्यक्ति की खोपड़ी अभी भी साबुत थी। वह मर चुका था, लेकिन उसका शरीर सचमुच अद्भुत था। मुझे आश्चर्य होता है कि उसने किस प्रकार का कौशल हासिल किया होगा। ऐसा कौशल होना अच्छा होगा। अंततः 5 मिनट बीत गए। एरन के शरीर से सारी शक्ति निकल गई और वह थककर बैठ गया। उसने असुर संप्रदाय के गुरु से अंगूठी ले ली। भले ही उसे भविष्य के लिए कोई कौशल न मिले, फिर भी उसे विश्वास था कि यह व्यक्ति बहुत धनवान बनेगा। उन जैसे गरीब बुजुर्ग को इस लंबी यात्रा के लिए निश्चित रूप से कुछ धन की आवश्यकता थी। अंगूठी लेने के बाद एरन जाने की तैयारी करने लगा। मुझे लगता है कि आज के बाद तुम्हारी प्रतिष्ठा झांग वेई से कम नहीं होगी। नहीं, बल्कि उससे भी अधिक होगी। तुमने असुर संप्रदाय के गुरु को मार डाला। तुम्हारा नाम जल्द ही पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा। अध्याय 72 रेन नेक्रोलिन। क्या आपको लगता है कि मैंने हद से ज्यादा कर दिया? जैसे ही फीनिक्स पर्वतों को पीछे छोड़ते हुए क्षितिज के पार चला गया, एरेन ने शिव यिंग से पूछा, ऐसा नहीं लगता कि आपको इसका पछतावा है? आप काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। शिव यिंग ने एरन की ओर एक नजर डालते हुए मुस्कुराया। वह देख सकती थी कि एरन असुरा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को मारने के बाद से बहुत खुश दिख रहा था। यह उस व्यक्ति की खुशी नहीं थी जिसे लगता था कि उसने हद से ज्यादा कर दिया है। क्या मैंने इसे इतना स्पष्ट कर दिया? एरन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपने सिर के पीछे खुजली की। यह सच था कि वह खुश था। कुछ कुंठा दूर करना अच्छा था, लेकिन उससे भी बढ़कर उसकी खुशी के पीछे कुछ और ही कारण था। उसके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही थी। तीसरा विकल्प पूरा करने पर बधाई। शिव यिंग ने सोचा कि उसने उस आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह हताश था। यह आंशिक रूप से कारण था, लेकिन मुख्य कारण यह था। जैसे ही असुर संप्रदाय के प्रमुख वहां पहुंचे, उनके सामने 4 विकल्प प्रकट हुए। इन विकल्पों के बिना भी वह उस आदमी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इन विकल्पों ने सौदे को और भी आकर्षक बना दिया। उसने असुर संप्रदाय के प्रमुख को मारने का विकल्प ही चुना। यह न केवल सबसे अधिक लाभ वाला विकल्प था, बल्कि वह ऐसा करना भी चाहता था। बाकी सारे विकल्प तो बहुत शर्मनाक थे। बाकी सभी विकल्प माफी मांगने, क्षमा मांगने या क्षमा के बदले कोई खजाना छोड़ने से संबंधित थे। इनमें से कोई भी विकल्प उसे समझ में नहीं आया। वह एक पुरुष था। शिव यिंग उसे देख रही थी। वह अपना सिर कैसे झुका सकता था? सबसे बढ़कर अब वह झाओ यानमेई का स्वामी था। इसे अंत तक पूरा करना उसका कर्तव्य था। आपको जन्मजात कौशल पहचान से सम्मानित किया गया है। पहचान आपको प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की स्थिति स्क्रीन की जांच करने की अनुमति देती है। इनाम का विवरण सरल था, लेकिन यही वह चीज थी जिसने एरन को सबसे ज्यादा उत्साहित किया। उसके पास एक प्रणाली थी, लेकिन वह प्रणाली उसे केवल विकल्प ही दे सकती थी। उसके पास कोई अन्य क्षमता नहीं थी। वह अपने स्वयं के आंकड़े भी नहीं देख सकता था। इस पहचान कौशल की बदौलत उनकी कई समस्याएं हल हो गईं। पहले वह केवल किताबों से प्राप्त ज्ञान और अपनी सहज बुद्धि पर ही भरोसा कर सकता था कि किसे नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे खतरे थे जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। कई विशेषज्ञ ऐसे थे जो छुप कर रहते थे। लेकिन इस नई क्षमता की बदौलत वह उनके आंकड़े देख सकता था और किसी भी खतरे से बच सकता था। भले ही वह उनसे बच न सके, लेकिन कम से कम वह उसके अनुसार तैयारी तो कर सकता था। उसने अपने हाथ को देखा और स्वयं पर उस कौशल को सक्रिय कर लिया। पहचान। जैसे ही उसने उस कौशल का उपयोग किया, उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट हुई जिसमें उसे बहुत सारी जानकारी दिखाई गई। नाम एरन रेन नेक्रोलिन। स्तर 1। पहचान महान दानव संप्रदाय में वरिष्ठ पौराणिक नायक अकादमी का जासूस, भक्षक रक्तवंश का स्वामी, नेक्रोमेंसर टॉवर का उत्तराधिकारी। वंश भक्षक अज्ञात। आयु 21। विशेषताएं शांत। आंकड़े शक्ति 2, फुर्ती 3, स्टेमिना 5, खुफिया जानकारी 25, माना 50, खेती अज्ञात सीलबंद, हीरो ग्रेड अनरैंकड, देवी संरक्षण कोई नहीं, संपन्न वस्तुएं सुरक्षा का पेंडेंट, शक्ति का पेंडेंट, कौशल तलवार सम्राट की आभा, आभा नियंत्रण विधि, पहचान भक्षण आंशिक रूप से सीलबंद। पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक एरन को एक बड़ा झटका लगने वाला था। वह जानता था कि जिस व्यक्ति के शरीर में उसने प्रवेश किया था उसका नाम रेन था, लेकिन उसे भी उस व्यक्ति का पूरा नाम नहीं पता था। किताब में हमेशा उन्हें एल्डर रेन के रूप में ही संबोधित किया गया था। उनके अंतिम नाम के बारे में कभी विस्तार से नहीं बताया गया था।
लेकिन पहचान कौशल की मदद से वह उनका अंतिम नाम देख सका। उस व्यक्ति का नाम रेन नेक्रोलिन था। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पहचान से जुड़ा हिस्सा था। उसे पता था कि वह दानव संप्रदाय का मुखिया होने के साथ साथ हीरो अकादमी का जासूस भी है। उसे यह भी पता था कि वह अपने सिस्टम की बदौलत देवोरर ब्लडलाइन का मालिक है। लेकिन चौथा बिंदु क्या था? उसने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें मली कि उसे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है। हालांकि वास्तव में यही स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। नेक्रोमेंसर टावर का उत्तराधिकारी। नेक्रोमेंसर टावर क्या था? यह अधिपति शासकों में से एक था। यह उत्तरी महाद्वीप का अधिपति शासक था, ठीक वैसे ही जैसे महान दानव संप्रदाय पूर्वी महाद्वीप का अधिपति शासक था। नेक्रोमेंसर टावर का टावर मास्टर, चाहे उसकी रैंकिंग कुछ भी हो, ओवरलॉर्ड रैंकिंग में हमेशा शीर्ष के करीब ही रहता था। उसकी ताकत ही पूरे देश में तबाही मचाने के लिए काफी थी। और वह उस जादूगर के टावर का वारिस था। भला यह कैसे मुमकिन था? रेन की इतनी खास पहचान होने के बावजूद वह मिथिकल हीरो एकेडमी में कैसे पहुंच गया? कहानी में ऐसा किरदार इतना दयनीय रूप से कमजोर और महत्वहीन कैसे हो सकता है? अगली पंक्ति ने भी उसे उतना ही चौंका दिया। उसके पास भक्षक का वंश था, लेकिन इससे पता चला कि उसके पास एक और अज्ञात वंश भी था। क्या यह वंश नेक्रोमेंसर टावर से संबंधित था? उसे पक्का पता नहीं था। अगर शुरुआती कुछ पंक्तियों ने उन्हें चौंका दिया, तो अगली कुछ पंक्तियों ने उन्हें निराश भी कर दिया। उसकी ताकत, फुर्ती और बाकी सभी आंकड़े इतने औसत दर्जे के थे कि यह हास्यास्पद होता। इस संसार में एक साधारण व्यक्ति के पास भी 3 अंकों की शक्ति होती है, जबकि उसकी शक्ति केवल 2 अंक ही थी। उसे याद आया कि किताब में इसका जिक्र था। जब मुख्य पात्र ने पहली बार अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली थी, तब वह बिना किसी साधना के एक साधारण व्यक्ति था। फिर भी उसके पास 10 अंकों की ताकत थी, और यहां वह केवल 2 अंकों के साथ था। उसे लगा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि उसकी यादों की वजह से ही वह एल्डर रेन की असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या यही उनकी वास्तविकता थी? क्या एल्डर रेन वास्तव में इतने कमजोर थे? या इसके पीछे कोई और कारण था? अगर उसकी साधना प्रक्रिया को सील भी कर दिया गया था, तो भी उसके आंकड़े इतने खराब कैसे हो सकते थे? साधना में वृद्धि के साथ व्यक्ति का शरीर लगातार दिव्य ऊर्जा से पोषित होता रहता था। इसका प्रभाव न केवल हड्डियों और मांसपेशियों पर पड़ता था, बल्कि आंतरिक शक्ति पर भी पड़ता था। यदि साधना को सील कर दिया जाए, तो मार्शल आर्ट का उपयोग बंद हो सकता है, लेकिन बुनियादी आंकड़े इतने खराब कैसे हो सकते हैं? ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उन्हें समझ में नहीं आती थीं, खासकर जब बात इस किरदार की आती थी। रेवोन। अध्याय 73, प्रेम का दिन। यिंगर, तुम नेक्रोमेंसर टावर और उसके नेता के बारे में कितना जानती हो? एरन उस शरीर की पहचान जानने के लिए वास्तव में उत्सुक था जिस पर उसने कब्जा कर लिया था। ऐसे ही समय में उन्हें उपन्यास को अंत तक न पढ़ने का अफसोस होता था। अन्य महाद्वीपों के बारे में उनका ज्ञान बहुत सीमित था। उन्होंने जो उपन्यास पढ़ा था, उसमें नेक्रोमेंसर टावर का कई बार जिक्र हुआ था, लेकिन कभी भी विस्तार से नहीं। नेक्रोमेंसर टावर के बारे में उसे केवल इतना ही पता था कि उसके स्वामी का पदनाम क्या है और वे मृत्यु जादू का इस्तेमाल करते हैं। वे उत्तरी महाद्वीप पर शासन करते थे, जिसे जादू का महाद्वीप भी कहा जाता था। क्या आपको उन जादूगरों में दिलचस्पी है? अपने दुश्मनों को जानना हमेशा बेहतर होता है, एरेन ने शिव यिंग के सवाल से सहमति जताई। साथ ही उन्होंने शिव यिंग के बारे में अधिक जानने के लिए अपने पहचान कौशल का भी उपयोग किया। नेक्रोमेंसर टावर पागलों से भरा हुआ है, शिव यिंग ने एरेन से कहा। क्या वे इसलिए पागल हैं क्योंकि वे मृत्यु के जादू से निपटते हैं? एरेन ने शिव यिंग की स्टेटस स्क्रीन देखते हुए पूछा। नाम, जिउ यिंग। स्तर, 50। पहचान, दानव संप्रदाय के महान बुजुर्ग। वंश, कोई नहीं। आयु, 33। विशेषताएं, एल्डर रेन के प्रति बेहद प्रेम। आंकड़े, शक्ति, 652। फुर्ती, 933। स्टेमिना, 995। खुफिया जानकारी, 13। माना, 0। खेती, पृथ्वी शोधन क्षेत्र का शिखर। हीरो ग्रेड, कोई नहीं। देवी संरक्षण, कोई नहीं। कब्जे में मौजूद अनूठी वस्तुएं, परी पर्वत का पर्दा। सबसे शक्तिशाली कौशल, मंत्रमुग्ध करने वाली तलवार, मोहक तलवार, आकर्षण। उसके आंकड़ों को देखकर उसे समझ आ गया कि उसके अपने आंकड़े वास्तव में कितने दयनीय थे। अगर उसके आंकड़े इतने ऊंचे थे, तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि असुर संप्रदाय के मास्टर के आंकड़े कितने ऊंचे होंगे। और 4 अधिपति में से एक, फेंग यू के बारे में क्या? इस बीच उनके आंकड़े औसतन 10 अंक भी पार नहीं कर पाए। उनमें केवल बुद्धिमत्ता की ही कमी नहीं थी। रेन के इतने खराब आंकड़े क्यों थे, यह समझने के लिए मुझे वास्तव में अपनी यादों को वापस लाना होगा। वे इसलिए पागल नहीं हैं क्योंकि वे मृत्यु से संबंधित मामलों से निपटते हैं, बल्कि वे पागल इसलिए हैं क्योंकि वे पागल हैं। मेरी बात समझने के लिए आपको उनमें से किसी एक से मिलना होगा। नेक्रोमेंसर टावर के लोगों का वर्णन वह खुद भी नहीं कर सकती थी। उनके लिए उसके पास सिर्फ एक ही शब्द था, पागल। ऐसा लगता है कि नेक्रोमेंसर टावर के बारे में आपकी राय अच्छी नहीं है।
अगर संभव हो तो मैं नेक्रोमैंसर टॉवर के किसी व्यक्ति से मिलने की बजाय हीरो अकादमी के बेवकूफों से मिलना पसंद करूंगा। उसका जवाब सुनकर एरन बहुत हैरान हुआ। पूर्वी महाद्वीप में हर कोई हीरो अकादमी से नफरत करता था। अगर वह नेक्रोमैंसर टॉवर के जादूगरों के बजाय उनसे मिलने को तैयार थी तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। जब वह उनके बारे में बात कर रही थी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उनसे नफरत करती है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह बस उनसे निपटना नहीं चाहती। तो तुम उनके टावर मास्टर के बारे में क्या जानते हो? एरिन ने विषय बदलते हुए पूछा। क्या तुमने उनके उत्तराधिकारी के बारे में सुना है? नेक्रोमैंसर टावर का टावर मास्टर? मुझे नहीं लगता कि उसका कोई वारिस है। मैंने उसके विवाहित होने के बारे में भी कभी नहीं सुना। अच्छा ऐसा है। एरिन ने और कोई सवाल नहीं पूछा। इस समय तक उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि शिव यिंग के पास वह जवाब नहीं था जिसकी उसे जरूरत थी। इनमें से अधिकांश जवाब शायद रेन की यादों में छिपे हुए थे। मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही इस रेन नेक्रोलिन के इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। वह किरदार जो पहले तो इतना महत्वहीन लग रहा था, लेकिन जितना अधिक मैं उसके बारे में खोजबीन करता हूं उतना ही अधिक वह गहरा प्रतीत होता है। आपने हाल ही में बहुत मेहनत की है। आपको आराम करना चाहिए। जल्द ही हम दक्षिणी महाद्वीप पहुंच जाएंगे। एरिन फिनिक्स की पीठ पर आराम से लेट गया। हालांकि जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाला था, शिव यिंग की खुशबू उसके करीब आने लगी। उसने देखा कि उसका चेहरा ठीक उसके चेहरे के ऊपर था। क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? उसने चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी के साथ पूछा। क्या? एरन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसे कुछ बुरा होने का आभास होने लगा था। शिव यिंग उसके और करीब आई, उसके होंठ उसके कान के बिल्कुल पास थे। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं आपको अपना दूसरा शिष्य पाने में मदद करूंगी तो आप मुझे अच्छा इनाम देंगे। उसके कानों के पास फुसफुसाहट की धीमी आवाज ने एरन के शरीर में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर दी। क्या अब मुझे मेरा इनाम देने का समय नहीं आ गया है? उसने अपने होंठ और करीब लाकर एरन के कान को धीरे से काट लिया। एरन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। और आपको किस प्रकार का पुरस्कार चाहिए? वह उसके आकर्षण और प्रलोभनों का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था। उसने सेलेस्टे को इशारा किया, जिससे वह मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगी। यह बात उसने उसे बहुत पहले ही सिखा दी थी, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा दिन आना तय है। वह जानता था कि शिव यिंग उससे बेइंतहा प्यार करती है। अगर वह बार बार उसका दिल तोड़ता रहा तो यह प्यार उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। जितना अधिक कोई किसी से प्यार करता है, उतना ही अधिक समय आने पर उससे नफरत करने की संभावना होती है। वह इस वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहता था, खासकर उसके जैसी लड़की के साथ। इसके अलावा वह उससे नफरत भी नहीं करता था। हालांकि उन्होंने एक छोटी यात्रा साथ की थी, लेकिन उसे लगा कि वह वास्तव में बुरी इंसान नहीं थी। वह खूबसूरत थी और उसके प्रति दयालु भी। वह एक खूबसूरत सपने जैसी थी। जितना अधिक वह इस सपने का विरोध करने की कोशिश करता, उतना ही अधिक वह इस खूबसूरत सपने को गले लगाना चाहता था। यह कहना गलत था कि उसे उससे प्यार नहीं होने लगा था। भला ऐसी लड़की पर भला कौन मोहित नहीं हो सकता? वह मजबूत थी, खूबसूरत थी और समझदार भी। मुझे जो इनाम चाहिए वह मेरी आंखों के सामने है, शिव यिंग ने नम आंखों से एरन की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। आपकी भूख तो बहुत ज्यादा है, मिस। एरन ने अपना हाथ उनकी पीठ पर रखा। जब मेरे पति इतने अद्भुत हैं तो मुझे भूख क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्या तुम? एरन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शिव यिंग आगे बढ़ी और अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। पिछली बार के विपरीत एरन ने उसे पीछे नहीं धकेला, बल्कि उसने भी हार मान ली। प्रेमी का मार्ग प्रगति 1.2 अध्याय 74 उत्तरी महाद्वीप। साफ नीले आकाश में सूरज तेज चमक रहा था, जिससे नीचे क्षितिज पर एक गर्म और सुखदायक आभा फैल रही थी। एक पौराणिक जीव आकाश में उड़ रहा था, उसके चमकीले पंख सूर्य की रोशनी में जगमगा रहे थे और वह मुलायम सफेद बादलों के बीच खूबसूरती से नाच रहा था। यह नजारा बेहद मनमोहक था और कभी कभी समूह में से कुछ लोगों ने आकाश में जलते हुए दानव को देखा। हालांकि उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि फीनिक्स की पीठ पर क्या हो रहा था। दोपहर ढलने के काफी बाद जब एरन ने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि शिव यिंग अभी भी उसकी बाहों में है। वह महिला अक्सर उससे पहले उठ जाती थी, हालांकि वह देर से सोती थी, लेकिन इस बार वह अभी भी शांति से सो रही थी। कब तक सोने का नाटक करती रहोगी? एरन ने पूछा। उसकी उंगली धीरे से उसकी त्वचा को छू गई और उसने उसके बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला? शिव यिंग ने अपनी आंखें खोलीं और वह पहले से भी अधिक आकर्षक लग रही थी। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी, हर बार जब वह पिछली रात को याद करता था। वह काफी देर पहले जाग चुकी थी, लेकिन वह एरन के आलिंगन को छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे पता नहीं था। मैंने तो बस यह सुनिश्चित करने के लिए ही यह सवाल पूछा था। एरन जोर से हंस पड़ा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह नाटक कर रही होगी। शिव यिंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं अपनी खूबसूरत महिला को कैसे बेवकूफ बना सकता हूं? एरन ने कंधे उचकाते हुए कहा। वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है?
एरन उठकर कुछ खाना चाहता था, लेकिन शिवयिंग अभी भी अपना सिर उसकी बाह पर टिकाए हुए थी। वह उसे हटाना नहीं चाहता था। शिवयिंग एरन का इशारा समझ गया था। वह बस असभ्य नहीं बनना चाहता था। वह उठ बैठी और उसने उसकी बाह छुड़ा ली। काफी देर तक एरन को अपने हाथ का कोई एहसास नहीं हुआ। सौभाग्यवश कुछ समय बाद उसे फिर से महसूस होने लगा। वह उठकर बैठ गया और अपने भंडार से कुछ स्वादिष्ट व्यंजन निकाल लाया। वह अपने साथ एक छोटा सा केक भी लाया था जिसे वह पिछले शहर से लाया था और उसे सेलेस्टे के लिए एक तरफ रख दिया था। सेलेस्टे उत्साह से ऐसे उछल पड़ी जैसे वह कोई स्विमिंग पूल हो। यह एरन की ओर से सेलेस्टे को अजीब आवाजें सुनाते हुए दूर क्षितिज की ओर देखने के लिए मजबूर करने के लिए माफी मांगने का तरीका था। एरन और शिवयिंग ने खाना शुरू कर दिया। वह देख सकता था कि शिवयिंग बीच बीच में चोरी छिपे उसकी तरफ देख रही थी। कई बार तो वह उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पाता था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत औरत अब उसकी हो चुकी है। धरती पर वापस आकर वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बहुत लोकप्रिय था, लेकिन उसका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा था। अगर वह चाहता भी तो उसे पूरा यकीन था कि शिवयिंग जैसी महिला धरती पर मिलना नामुमकिन था। वह सचमुच अपने आप में एक अलग ही स्तर की महिला थी। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? एरन की निगाहों को देखकर शिवयिंग ने पूछा। तुम बहुत सुंदर हो। शिवयिंग ने तारीफ सुनकर शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसने यह तारीफ कई बार सुनी थी, लेकिन हमेशा उन लोगों से जो उसे असल में जानते ही नहीं थे। और जो भी उसे असल में देखता था वह मंत्रमुग्ध और मोहित हो जाता था, इसलिए उनकी तारीफें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एरन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने उसके असली रूप को देखा और अप्रभावित रहा। इसीलिए उसकी तारीफ उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उसे लगा कि वो उससे प्यार करती है क्योंकि उसका जादू उस पर उल्टा पड़ गया था। लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि यह बात आंशिक रूप से ही सच थी। जब उसने उसके आकर्षण का विरोध किया और दूर चला गया तो उसने सचमुच उसके लिए कुछ महसूस किया था। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की कोशिश करने के बदले में उससे बदला लेने की बजाय वह अब भी उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। जादू का उल्टा असर होने का प्रभाव कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता। लेकिन वह अब भी उससे प्यार करती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उसे यह भावना बुरी नहीं लगती थी। सच कहें तो उसे यह एहसास बहुत पसंद था। उसे यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि कोई ऐसा आदमी था जो उसे असल में जानता था। उसकी निगाहें उसे घृणास्पद नहीं लगीं, बल्कि इससे उसे और अच्छा महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी सराहना की जा रही है। उसे उसकी निगाहें बहुत प्यारी लगती थीं। उसे उसका स्पर्श बहुत अच्छा लगता था। उसे उसका आलिंगन बहुत अच्छा लगता था। उसे वे पल भी बहुत अच्छे लगते थे जब वह उसकी पहल पर शर्मा जाता था। इन सब बातों से वह बार बार उसके प्यार में पड़ जाती थी। उसके लिए इस दुनिया में यही एक व्यक्ति था जो उसके लिए बना था। धन्यवाद, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या तुमने कुछ कहा? एरन ने पूछा, क्योंकि उसे उसके मुश्किल से सुनाई देने वाले शब्द सुनाई नहीं दिए थे। कुछ नहीं, मैंने बस इतना कहा कि हम जल्द ही दक्षिणी महाद्वीप में प्रवेश करने वाले हैं। यह सच है। फीनिक्स पर सवार होकर दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा करना कठिन होगा। पूर्वी महाद्वीप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी पौराणिक जीव पर सवार होकर यात्रा कर रहा था या नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई उसे देख लेता तो उसकी पहचान उजागर हो जाती। दक्षिणी महाद्वीप में स्थिति अलग थी। उस महाद्वीप में कई ऐसे नायक थे जिनके पास उड़ने की क्षमता थी। साथ ही कई ऐसे नायक भी थे जिनके पास अन्य क्षमताएं थीं और वे उसे पकड़ सकते थे। फीनिक्स पर उड़ान भरना ऐसा था मानो उसके सिर के ऊपर एक बड़ा बैनर लगा हो जिस पर लिखा हो कि वह पूर्वी महाद्वीप से है। अगर दूसरे लोग इसकी परवाह न करते तो ठीक था, लेकिन वह जानता था कि दक्षिणी महाद्वीप के लिए ऐसा नहीं था। यह पूर्वी महाद्वीप का दुश्मन था। हो सकता है कि आपको फीनिक्स को पीछे छोड़ना पड़े, शिवयिंग ने उसे याद दिलाया। एरन ने सिर हिलाया। वह पहले से ही जानता था कि वह फीनिक्स को अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसीलिए उसने शिवयिंग को उसकी सुरक्षा के लिए अपने साथ लाया था। फिर कुछ दिनों बाद फीनिक्स अंततः उत्तरी महाद्वीप की सीमा तक पहुंच गया। यह दो महाद्वीपों को अलग करने वाली विशाल नदी के ऊपर से उड़ता हुआ उत्तरी महाद्वीप पर उतरा। अब आगे का सफर एरन को अकेले ही तय करना था। फिर मिलेंगे नन्हे बच्चे। एरन ने फीनिक्स को अपने भंडार में रख लिया। पहले तो उसे यह भी नहीं पता था कि वह अपने फीनिक्स को वहां रख सकता है, लेकिन प्रयोग करते समय उसे एहसास हुआ कि वह वहां जानवरों को रख सकता है। वह वहां इंसानों को नहीं रख सकता था। क्या हम चलें? एरन ने अपने सामने के नए क्षितिज को देखते हुए शिवयिंग से पूछा। अध्याय 75, तटीय शहर। चमकीला चंद्रमा समुद्र पर एक प्रतिबिंब बना रहा था जिसे दक्षिणी महाद्वीप के तटीय शहर से देखा जा सकता था। चांदनी रात में एक युवक घूंघट वाली महिला के साथ तटीय शहर में प्रवेश कर गया था। एरन नक्शे में इतना मग्न था कि उसे अपने आसपास की चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सौभाग्यवश उस समय शहर की सड़कें लगभग खाली थीं। हम आखिरकार यहां पहुंच गए हैं। उसे कुछ सप्ताह लग गए, लेकिन अंततः वह अपने गंतव्य तटीय शहर तक पहुंचने में सफल रहा। यह यात्रा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कष्टदायक रही। रास्ते भर वह किसी का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए सावधानी बरत रहा था।
वह अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं कराना चाहता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह समुद्री ड्रैगन को मारने और अपनी कुछ यादें वापस पाने में कामयाब नहीं हो जाता। यह नायकों का महाद्वीप था, जो पौराणिक नायक अकादमी के नियंत्रण में था। वह उनका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उसे बस इतना पता था कि वह हीरो अकादमी का जासूस है। उसे यह नहीं पता था कि कितने लोगों को उसकी जासूस होने की पहचान के बारे में पता है। उसे नहीं पता था कि अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता और उसका राज खुल जाता, तो वह शिव यिंग को कैसे समझाएगा। इसलिए उसने आम रास्तों से परहेज किया। उसने सबसे लोकप्रिय शहरों से दूरी बनाए रखी, भले ही इसका मतलब लंबा रास्ता तय करना हो। दुर्भाग्य से महाद्वीप बहुत विशाल था। फीनिक्स के बिना एरन को जल्द ही एहसास हो गया कि इस महाद्वीप के समुद्र तट तक पहुंचना कितना कठिन था। इस महाद्वीप में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों बाद उसने फीनिक्स का उपयोग न करने का विचार त्याग दिया था। शिव यिंग के पास एक शक्तिशाली दिव्य चेतना थी। इसी के बल पर वह कभी कभी फीनिक्स का उपयोग कर पाता था। जब भी वह शहरों से दूर होता था, तो यात्रा के लिए फीनिक्स का इस्तेमाल करता था। अधिकतर समय शिव यिंग किसी से मिलने से बहुत पहले ही उसे चेतावनी दे देती थी। इसलिए यात्रा काफी सुगम हो गई और 3 सप्ताह बाद वह अंतः तटीय शहर में पहुंच गया। नक्शे के अनुसार समुद्री ड्रैगन के निवास स्थान तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एरन ने टिप्पणी करते हुए नक्शा मोड़ दिया। हम शहर में एक रात आराम करेंगे। मैं पता लगाती हूं कि आसपास कोई होटल खाली है या नहीं। शिव यिंग खाली कमरों वाले होटलों की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की कुछ ज्यादा ही विचारशील है, एरन ने शिव यिंग को गायब होते हुए देखा। वह उसके इरादे पहले ही समझ चुका था। वह नहीं चाहती थी कि वह जगह जगह घूमकर कमरे ढूंढे। वह चाहती थी कि उसे सबसे अच्छा अनुभव मिले, भले ही यह उसका भी यहां पहला अनुभव था। एना सेलेस्टे, उसने अपने कंधे पर बैठी परी के छोटे से सिर पर थपथपाया। क्या हम तुम्हारे लिए केक ढूंढने चले? वह सेलेस्टे से किया गया वादा नहीं भूला था कि वह उसके लिए कुछ स्वादिष्ट खाने का इंतजाम करेगा। आधी रात का समय होने के बावजूद उसे पूरा यकीन था कि इस तरह के वाणिज्यिक शहर में कुछ दुकानें तो खुली ही होंगी। कुछ ही देर में उसे एक दुकान खुली हुई दिखाई दी। वह सेलेस्टे के साथ दुकान की ओर बढ़ा। उसने दुकान के अंदर से एक केक खरीदा और सेलेस्टे के खाने के लिए एक एकांत जगह ढूंढने के लिए बाहर आया। सेलेस्टे पहले से ही लालची निगाहों से केक को देख रही थी। उसे खाने की बहुत तीव्र इच्छा थी। वह अधीर लग रही थी। चिंता मत करो, मैं इसे तुमसे नहीं चुराऊंगा। स्लैम। एरन खाने के लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश में सड़क पर चल रहा था। जैसे ही उसे एक जगह मिली, उसने अपने पीछे से भागते कदमों की आवाज सुनी। हम्मा। उसने अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन मुड़ने से पहले ही उसे अपने कंधे पर धक्का लगा। किसी ने उसके कंधे पर जोर से टक्कर मारी, जिससे उसका केक हवा में उड़ गया। एरन का संतुलन भी बिगड़ गया और वह लगभग गिर ही गया। उसने केक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह समय पर उस तक नहीं पहुंच सका। उसकी आंखों के सामने ही केक सड़क पर गिर पड़ा। वह गुस्से से मुड़ गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि उसके बगल में कोई नहीं था। उसे टक्कर मारने वाला व्यक्ति उसके माफी मांगने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वह भाग रहा था। उस व्यक्ति के शरीर और कपड़ों से वह समझ गया कि वह एक महिला है। वह दौड़ रही थी, लेकिन उसे बाकी किसी बात की परवाह नहीं थी। अगर उसे यकीन न होता कि उसके पीछे कोई नहीं है, तो शायद वह सोचता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसे तो वह सिर्फ एक लापरवाह इंसान ही लग रही थी। बेवकूफ, देखकर चलो, एरिन चिल्लाया। लड़की को डांटने के बाद उसने देखा कि सेलेस्टे खराब हुए केक के पास बैठी थी। उसकी आंखें पहले से ही नम होने लगी थीं, मानो वह रोने ही वाली हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। मेरे पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए। एरिन ने सेलेस्टे को उठाया और दुकान की ओर वापस मुड़ गया। जब वह यहां आया था, तब उसके पास इस दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, लेकिन रास्ते में उसने कुछ दौलत जमा कर ली थी। एक के बदले मैं तुम्हें 2 दिला दूंगा। खुश हो, उसने सेलेस्टे को अपने कंधे पर बिठा लिया। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगा, उसने अपने सामने एक सिस्टम स्क्रीन देखी। मैं सोच रहा था कि यह चीज इतने लंबे समय तक क्यों नहीं दिखाई दी। एरिन ने उस परिचित स्क्रीन पर नजर डाली जिस पर 4 विकल्प मौजूद थे। पहला विकल्प, महिला के पीछे जाओ। पुरस्कार, संवर्धन +1। दूसरा विकल्प, दुकान पर जाएं। इनाम, एस्केप टैलिस्मैन। तीसरा विकल्प, शिव यिंग के लिए यही प्रतीक्षा करें। पुरस्कार, प्रश्न वाउचर। चौथा विकल्प, शहर छोड़ देना। इनाम, भाग्य +1। इस बार यह किसी कारण से बहुत अस्पष्ट है। क्या मुझे उस महिला का पीछा करना है? क्या यह मुझसे केक का बदला लेने के लिए कह रहा है? यह कुछ ज्यादा ही लग रहा है। उन्होंने पहले विकल्प को तुरंत खारिज कर दिया। वह सेलेस्टे से किए गए वादे के अनुसार दूसरे विकल्प को पूरा करना चाहता था, लेकिन तीसरे विकल्प के इनाम को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। प्रश्न पूछने का वाउचर उसके लिए अब तक का सबसे उपयोगी पुरस्कार साबित हुआ। इसी वाउचर की मदद से वह उस व्यक्ति से मिल पाया जो उसके अनुसार लेखक था। उसे यकीन नहीं था कि वह उससे दोबारा बात कर पाएगा या नहीं, लेकिन वह इस दुनिया में प्रश्न वाउचर के महत्व को जानता था।